Hello aspirants, welcome to the Minimalist classes. This is my second video of the HCS Polity PYQ from 2014-2024. अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने पहले भी ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के PYQ को डिस्कस किया है एंड नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय PYQ ऑफ पॉलिटी। क्वेश्चंस ऑन द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आज तक HCS में 7 क्वेश्चन आए हैं और 6 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से 6 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका इमरजेंसी प्रोविजन से पूछा गया है। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है आपके लक्ष्मीकांत में गिवन है और जब भी आप पढ़ें इस सीक्वेंस में ही पढ़ें चैप्टर वाइज को। जब पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिक समझ में आएगा कि फेडरलिज्म कैसे डिफरेंट है, ठीक है, और क्या पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं। देन आपको इंटर स्टेट रिलेशनशिप चैप्टर जरूर पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे इंटर वाटर डिस्प्यूट्स गिवन है या भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स गिवन है। जैसे हमारे हरियाणा का और पंजाब का काफ़ी वाटर डिस्प्यूट चलता है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। एक्चुअली तो फेडरलिज्म, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, वो कहती है कि हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट में, ठीक, द पावर इज डिवाइडेड। और लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपकी फेडरल भी फीचर्स हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। अब ये फेडरल यूनिटरी फीचर्स कैसे हैं हम समझते हैं इसको। जो आपका 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके जो पावर को डिवाइड करता है यूनियन में, स्टेट में और कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। ये 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर है यूके रूल्स को करने की और यहाँ पे स्टेट की पावर है। और कंकरेंट में दोनों को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। लेकिन मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स प्रिवेल होते हैं अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, ठीक। और वहीं आपकी जो इन तीनों लिस्ट के अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है जो रूल्स हैं, वो हम किस में होते हैं, हमारी होती हैं रेसिडुअरी लिस्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये आपकी मेंशन नहीं है, ये लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो मेंशन नहीं होगा वो रेसिडुअरी में जाएगा। और रेसिडुअरी की पावर कि आपके 248 आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, ठीक। तो दिस यू हैव टू नो। नाउ अगेन वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहले एजर्शन को पढ़ते हैं। फेडरलिज्म इन इंडिया इन रिसेंट ईयर मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म सिस्टम क्यों हो रहा है? जैसे आप नोटिस करना 1967 से ना वन पार्टी सिस्टम था इंडिया में, मेनली कांग्रेस सिस्टम था, सारी जगह कांग्रेस ही थी। बट फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज जीतती हैं, रीजनल पार्टीज की पावर आती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि रिसेंट जो एनडीए गवर्नमेंट जो जो सत्ता में है, उसके अंदर आंध्र प्रदेश में आपकी और जो बिहार का जो सपोर्ट मिला है बीजेपी को, उसकी वजह से ही एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट की पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो उनको मोर निगोशिएटर और मोर बार्गेनिंग पावर उसमें डेवलप हो रही है। तो इसके मतलब यही है कि हाँ, फेडरलिज्म इन इंडिया मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। देन द सेकंड, रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन आर लाइंग विद दिस सेंटर। अभी हमने पढ़ा ना कि रेजिडुअरी पावर्स आर्टिकल 248 में है, वहाँ एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो लेकिन ऑप्शंस में ये पूछा गया है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को? नहीं। जब भी एजर्शन और रीजन का स्टेटमेंट है ना, तो आप इनके बीच में ना एक वर्ड यूज करना, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज या क्योंकि, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट में कहीं भी किस तरह का लिंकेज नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट तो साफ बता रहा है कि आपके पास पावर जो है वो सेंटर के पास है, और बार्गेनिंग वाला जो एजर्शन है वो कह रहा है कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके पास पावर शिफ्ट हो रही है निगोशिएशन की। तो इसका आंसर बी है, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। अभी हमने पढ़ा कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो भी नहीं है वो किस में जाएंगी, आपकी रेजिडुअरी में जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 248 बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। नहीं, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे रेजिडुअरी में आपका पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर पर नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट करें। और स्पेस टेक्नोलॉजी को अभी भी किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए वो अभी रेजिडुअरी लिस्ट में है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही लिस्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया कि कलेक्ट्रेट लिस्ट में कौन है। एक्चुअली ये तीनों आपकी करेक्ट लिस्ट में है और पब्लिक ऑर्डर आपका स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि ये स्टेट के पास पावर है। पुलिस की पावर को मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, आप स्टेट में देख सकते हैं कि कहीं लाठीचार्ज होता है तो स्टेट ही उसको कर रहा है ना। तो मेनली ये आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वेट्स एंड मेजर्स यूनियन लिस्ट। एक्चुअली आपका जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके अंदर ना कुछ चीजों को आपकी कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट करा गया, ठीक है। तो ये उनमें से ही एक मेजर्स था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडॉप्शन एंड सक्सेशन स्टेट लिस्ट में है, नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक, क्योंकि आपकी मैरिज और डाइवोर्स भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक। और बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये कंकरेंट लिस्ट में है, नहीं, ये आपका स्टेट लिस्ट में है। और अभी भी आप रिसेंट में देखना, हरियाणा गवर्नमेंट में एक लॉ भी पास हुआ है गैम्बलिंग से लेके, और लॉ नहीं, एक्ट है, दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 2025, ठीक है, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने करा है, वो स्टेट लिस्ट में। तो इसका नन ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन, कि कब वो कर सकता है, व्हेन द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। ये एक बेस्ट ऑप्शन है और ये आर्टिकल 249 में भी मेंशन है, ठीक है। Which of the following commissions was not constituted to look into the center state relation in India? ये तीनों आपकी सरकारें आए, राजमनार, एम पुंछी, सेंटर स्टेट रिलेशन में और चैप्टर में भी जीवन है आपके तीनों को। आप इनको टू लाइन से पढ़ना भी जरूर, क्योंकि अब फर्दर डिटेल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और सोली सौरभ जी जो है ना आपकी, ये पुलिस रिलेटेड रिफॉर्म से है। इसमें मॉडल पुलिस एक्ट 2005 के बेस पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 गवर्नमेंट को डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 356 ना आपका प्रेसिडेंशियल रूल से होता है, और प्रेसिडेंशियल रूल जब होता है जब आपकी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वंस इमरजेंसी इज प्रोक्लेम द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो यानी कि आपके पास स्टेट के पास जो पावर है वो सस्पेंड कर दी जाती है, एंड ऑल द पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। हाँ, ये हमारा एक यूनिक फीचर है, तो ये राइट है ऑप्शन। 42nd अमेंडमेंट को पास करा गया इमरजेंसी के दौरान, हाँ बिल्कुल सही। 42nd अमेंडमेंट आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है ना। और among the various changes made by 42nd Amendment, one was the duration of legislature in the country was extended from 5 to 7 years. नहीं, यहाँ ना आपको ध्यान से देखना, 5 to 6 years में कन्वर्ट किया गया था, और है ना फिर 44th अमेंडमेंट ने इसको नल एंड वर्ड भी कर दिया था। तो हमेशा याद रखना 44th अमेंडमेंट भी, ठीक। तो आप जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, आंसर इज सी। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और 2024 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ए लक्ष्मीकांत के हैं। अगर मैं देखा जाए तो आपका हाई कोर्ट से, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और आपका क्वेश्चन आया है पीआईएल से। इन 3 चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप जब पढ़ें तो आपको इन ये 2 छोटे छोटे चैप्टर, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, इनको 10-10 मिनट के चैप्टर में जरूर पढ़ें। और सबॉर्डिनेट कोर्ट को में आप ग्राम न्यायालय को पढ़ सकते हैं, और लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट को देख सकते हैं।
ठीक है, और एक छोटा सा चैप्टर ट्रिब्यूनल है। तो आप इन सब चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ें, लेकिन अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पीआईएल से पूछे गए हैं। और जब भी आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ें, उसके साथ साथ ही आपको हाई कोर्ट कवर करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है दोनों की। काफ़ी चीज़ें यहाँ सिमिलर हैं और ये आपके माइंड में भी ऐसे ही याद होगा। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। एक है ना, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस चैप्टर के अंदर ना एक टेबल है, वहाँ आपको सारे पार्ट्स गिवन है, चैप्टर गिवन है, और उसमें उसी चैप्टर में ना आपको स्केड्यूल्स वगैरह सब है। तो उस चैप्टर को मिस मत करना, फैक्चुअली वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सीधा डायरेक्ट आंसर है, ये आपका पार्ट 6 में है, चैप्टर 5 में 214 से 232 तक जो भी आर्टिकल्स हैं आपके हाई कोर्ट के हैं, ये रेंज है, गिवन है। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? करेक्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उस समय यही था। और आपका ये टेबल भी मेंशन है आपका लक्ष्मीकांत में, आप इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार सोचने की है, आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स को समझिएगा कि 2019 में ना 2 न्यू कोर्ट ऐड होते हैं, आंध्रा हाई कोर्ट और आपका तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में लॉन्च हुए, ये आपके स्टार्ट हुए। और उसी बेस पे ना आपका हाई कोर्ट पे क्वेश्चन बना, लेकिन एचसीएस ने ना क्वेश्चन वहां से फॉर्म नहीं करा, बल्कि उसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक से फॉर्म कर दिया। तो जो भी चीजें न्यूज में है, कि ज्यादातर मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यूज में, हाई कोर्ट है, तो मतलब उसको थोड़ा सीरियस लेना, उस चैप्टर को। वहां से क्वेश्चन के जवाब बनने के चांसेस ज्यादा है। तो डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता, मतलब लिंक होके आता है कि मतलब वो चीज कंटेम्प्रेरी न्यूज में है या नहीं है। ठीक है, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया एडहॉक जज के बारे में। एडहॉक जज, जब सुप्रीम कोर्ट का ना इनसफिशिएंट कोरम होता है ना, यानी कि मिनिमम कोरम आपका होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, मतलब ये चाहिए चाहिए, जब वो नहीं होता तो एडहॉक जज को ऐड करा जाता है बाय सीजीआई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले चीफ जस्टिस ऑफ जिस हाई कोर्ट के जज को ले रहे हैं ना, उस हाई कोर्ट के जज से एक बारी पूछना है, और एक प्रीवियस कंसेंट प्रेसिडेंट की भी लेनी है इस नियुक्ति नियुक्ति के लिए। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट है इसके लिए। ठीक, और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी। अभी हमने बताया ना आपको कि आपको प्रीवियस कंसेंट लेनी है, तो इसको जस्ट एलिमिनेट करें सी को। और डी स्टेटमेंट आपको कहता है एड ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइल अटेंडिंग द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट एंजॉय ऑल द पावर एंड प्रिविलेजेस, कि जो भी एड हॉक जज जो नियुक्त होगा, उनको सारे पावर और प्रिविलेजेस मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की। ये राइट स्टेटमेंट है, ए बी डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ना पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी आप क्वेश्चन को देखें ना, तो पहले देखो कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। ये कभी कभार हम इससे ही काफ़ी क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं एग्जाम में, प्रेशर काफ़ी होता है ना एग्जाम में। तो यहाँ पे 2022 में ये स्कीम थी, तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, और यहाँ पे इस सेफ की जगह सिक्योर्ड आएगा। तो 1 एंड 4 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो 224 में पीआईएल पे क्वेश्चन है, पीआईएल इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यस, इट इज राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है पीआईएल की। एक्चुअली ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नतीजा था, उसके अकॉर्डिंग ये आया था पीआईएल। द सेकंड स्टेटमेंट बात करता है लोकस स्टैंडाई। पहले लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो मेरे कुछ राइट्स का हनन हो या मेरे राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो मैं उस अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाता हूँ, लड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने लोकस स्टैंडाई पे जाता हूँ, लेकिन पीआईएल में ये रिलैक्स्ड है, यहाँ रीइंफोर्स है ना, या रिलैक्स है, क्योंकि पीआईएल को हम इसलिए लाए थे ताकि वो व्यक्ति जो जाएंगे, जो गरीब हैं, जो अपनी अपनी कंसर्न वॉइस को रेज नहीं कर सकते, तो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इनकी वॉइस को रेज करे। तो इसलिए यहाँ पे इस जो प्रिंसिपल है लोकस स्टैंडाई को, यहाँ इसको रिलैक्स किया गया है, ना कि रीइंफोर्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। बोथ सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल पीआईएल, यस इट इज राइट। A Supreme Court under Article 32 and High Court under 226 of the Constitution can entertain
PIL, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं आम आदमी के लिए भी, क्योंकि यहाँ अपनी हम रेज कर सकते हैं वॉइस के। ठीक है, 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 138 में है, ना कि 138A में। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर टू इशू सर्टेन रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी 139 में है, ना कि 139A में। 139A कहता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस में है आपका। ठीक है, ये टेबल भी गिवन है सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में, वहाँ इन आर्टिकल्स को डिस्कस भी करा गया, वहाँ से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड इन सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपका 144 में है, ना कि 144A में। और 144 तो आपका इसको रिपील कर दिया गया था 43rd अमेंडमेंट से, यानी कि 43 अमेंडमेंट से, अब ये नहीं है 144A। ठीक है, तो नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ना, अब जैसे ये आर्टिकल्स थे 144, 139, 138, ठीक, तो अभी ना रिसेंट में एक एडिटोरियल आया ये। ठीक है, ये एडिटोरियल आया, इसमें ना 143 आर्टिकल के बारे में न्यूज़ में रहा। तो अब हमें ना 143 आर्टिकल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए अपने लक्ष्मीकांत या अपने बेयर एक्ट से। और है ना, मैं ना एक ना चैनल रन करता हूँ, द इनसाइडर यूपीएससी, जहाँ पे ना मैं एक 2 to 3 मिनट्स की ना डेली एक शॉर्ट रिलीज करता हूँ द हिंदू पेपर को एनालाइज करके, मंडे टू फ्राइडे। ठीक, उसकी ना मैं एक शॉर्ट बनाता हूँ, उसमें जो मेन टॉपिक्स है ना उनको डिस्कस करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो आपके करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक्चुअली अभी तक 9 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से पूछे गए हैं, द 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्लियामेंट में मेनली मनी बिल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पार्लियामेंट्री कमेटीज में सिर्फ वही एक कमेटी को बार बार पूछा गया है। अभी आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस, जो कि आपकी लोकसभा होती है। यस, इट इज राइट स्टेटमेंट। बट आपको 3 बातें और पता होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल बिल होता है ना, इसमें आपका एक आता है मनी बिल, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 110 में आता है। एक होता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, जो आपका आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 1 में आएगा। ठीक, वही आपका होता है फाइनेंशियल बिल सेकंड। ठीक है, जो आपका 117 क्लॉज 3 में आएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, ये फाइनेंशियल बिल 2 है ना, इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आइदर हाउस में, लेकिन इन 2 को आपको मेनली किस में करना पड़ेगा, लोअर हाउस में ही। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। द रीजन, द सेकंड पार्ट, द लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, हाँ ये तो करेक्ट है, बट ये इसका रीजन नहीं है कहीं भी, अगर आप इसको देखेंगे तो आंसर इज बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बिल लैप्स की कंडीशन पूछी गई है, किस कंडीशन में बिल लैप्स होगा। एक्चुअली द सेकंड वन इज राइट, जहां पे आपका बिल लैप्स होता है व्हेन द बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जब यहाँ काउंसिल में पेंडिंग होगा और पास्ड हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको लैप्स कर दिया जाएगा ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। जब असेंबली डिसोल्यूट हो जाएगी, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इन आर्टिकल्स तो आप काफी बार देखते रहते होंगे, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेट फंड, ये मेजर आर्टिकल्स हैं आपके, और ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में गिवन है। द आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया और 23 में हमने देखा कि इन्हीं क्वेश्चंस के आर्टिकल्स पे क्वेश्चन था। नाउ वन स्टेप फॉरवर्ड मूव किया है एचसीएस, इन्हीं इनकी डिटेलिंग में पूछा गया है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट इसकी जो होती है ना विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन बोला गया, नहीं ये गलत है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट्री की अप्रूवल चाहिए, और पब्लिक अकाउंट में ना आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट को स्वैप किया गया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। और जो कंटीजेंसी फंड होता है ना, वो हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ओनली वन पेयर इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर? ठीक, ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। He or she declares any financial bill as the money bill and his or her discretion is final। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये आपका ना उस समय की न्यूज में भी काफी चर्चा में था ये पॉइंट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पावर है स्पीकर की। इफ शी और ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर और रेजिग्नेशन टू एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, नहीं है, वो डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। और ही और शी मस्ट बी द मोस्ट सीनियर मेंबर लोकसभा, नहीं, वो ऐसा कुछ प्रथा नहीं है। और ये बेसिकली आपको इलेक्ट करना पड़ता है, वो ही बनता है लोकसभा का स्पीकर। सो इन द बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय। एक्चुअली हमारी जो राज्यसभा है ना, उस पर दो स्पेशल पावर गई है आर्टिकल 312 में, जिसके अंदर बोला गया है कि ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ राज्यसभा। एक तो ये है, और एक आर्टिकल 249 भी है, जिसमें ना राज्यसभा को है टू मेक अ लॉ इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी लॉ बनेगा ना, तो वो 249 में आता है। तो ये दोनों आपको आर्टिकल हमेशा याद रखने हैं, ये स्पेशल आर्टिकल्स हैं राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकाउंट कमेटी पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फाउंडेड इन 1921, बिल्कुल करेक्ट, फैक्चुअल आंसर। The chairman of the Public Account Committee by the convention belong to the main opposition party. Yes, it is right one. The tenure of its chairman and member is of 2 year. नहीं, ये 1 year है। ठीक है, जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करेंगे, C is the correct answer. Next question, which of the following statement is correct for the Public Account Committee? ठीक है, it Public Account Committee में 10 members नहीं होते, ठीक है, लोकसभा के, इसमें होते हैं 15 मेंबर लोकसभा के, ठीक है, और 7 मेंबर होते हैं आपकी राज्यसभा के, और टोटल मिला के ये 22 मेंबर होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग, ठीक है। और देन एज पर द कन्वेंशन एज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन इट एक्ट एज अ चेयरमैन, हाँ भी हमने पढ़ा है, अभी हमने 2021 में यही तो पढ़ा, रिपीट देखो वही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, 22 में भी। तो आप PYQ को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो बी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जामिनिंग द statements of account showing the income and expenditure of the state corporation, autonomous and semi-autonomous body. Yes, it is correct. The term of the company does not exceed 1 year at a time. हाँ, अभी हमने पढ़ा, ये राइट स्टेटमेंट है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर कहीं ना कहीं वही बातें रिपीट। तो बी, अब हमको पता है ना 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक, और आपकी रूल्स कमेटी में होते हैं 15 मेंबर्स। अब जैसे ही आप इसको आंसर में जाएंगे, आपका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जब भी आप पढ़ें, इनको कंपैरेटिव वे में पढ़ें। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो गवर्नर को जरूर पढ़ें कंपैरेटिव वे में, और वाइस प्रेसिडेंट को भी इसके साथ रिकवर करें। वाइस प्रेसिडेंट बट छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आर्टिकल्स गिवन है, आपको जस्ट मैच करना है। आर्टिकल 153 ना आपका मैंडेट ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, इसका आंसर है बी। 154 आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर है, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। और आर्टिकल 155 आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है, और आर्टिकल 156 आपका टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द आर्टिकल्स आर गिवन एंड मैच द फॉलोइंग। आप अब ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पूछा गया है, और इसका आंसर है 61 आर्टिकल आपका इम्पीचमेंट पे है, 72 आपका पार्डनिंग पावर पे है, और 54 आर्टिकल आपका इलेक्शन के बेस पे है, और 123 बड़ा फेमस आर्टिकल है, आपके ऑर्डिनेंस के लिए काम आता है ये, और 76 अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। करेक्ट करेक्ट मैच गिवन है सबके, द आंसर इज सी। और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इम्पीचमेंट कैसे प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट का, पार्डनिंग पावर्स क्या हैं, इलेक्शंस क्या है, कैसे होता है, और ऑर्डिनेंस के अंदर कितनी पावर है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल कैसे होता है, ये सब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट ईयर के लिए। नाउ द क्वेश्चन ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द आर्टिकल्स आर गिवन। एक्चुअली इनमें से कोई भी राइट नहीं है, द आंसर इज डी, बट मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल आपका 62 जो है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। और 65 आर्टिकल, जब
वो जब होता है जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। 59 जो है आपका कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कुछ बातें हैं, डिटेल में गया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट है, by means of single non-transferable. Actually, it is transferable. So first statement is you're wrong. Second, the value of vote of each member of parliament from UP is greater than value of the vote to MP. मतलब ये गलत है। जो MP की वैल्यू है वो इक्वल है, ना कि ये यूपी की ज्यादा है या गोवा की ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट कर सकते हो। तो जैसे भी आप 1 और 2 को एलिमिनेट करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर ही पहुंच सकते हैं सी पे। और फिर भी हम पढ़ते हैं, इलेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा। हाँ, आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं यूज कर सकते हो। और प्रोविजन ऑफ एडिट डिफेक्शन भी आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनियन एंड टेरिटरी। The two questions are being asked from this, and the two questions are: the article number first of the Constitution describe the India that is Bharat, and it is given in the chapter Union and Territory in the Lakshmikant. So C is the correct answer. Next question: which one of the following is the correct chronological order of the conferment of the full statehood of the Indian Union? ठीक, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी चैप्टर में से। उसमें सारी स्टेट का फॉर्मेशंस गिवन है इंडिया में, जो जब कौन कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज हुई। तो आपको ये जरूर पढ़ना है। द आंसर इज डायरेक्ट, बी इज द आंसर। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। द क्वेश्चन फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो द चैप्टर इन द लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Actually, the objective resolution of India Constitution was laid by the Jawaharlal Nehru. Okay, it is not Bhimrao Ambedkar. So B is the correct answer. बाकी सब statement ठीक है। Now, another question: arrange the following event performed by the Constituent Assembly in the correct sequence. इन सबको हमने अरेंज की, माना इनकी सब डेट्स वगैरह मेंशन है इस चैप्टर के अंदर, आप लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हैं। और कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफ़ी फेमस है इंडिया का, जो नेहरू जी लेके आए थे। 13 दिसंबर 1946 को ये आया था, 13 दिसंबर 1946। और 17 दिसंबर 1946 को आपका अंबेडकर जी की फर्स्ट स्पीच थी 46 में। ठीक है, आपका नेशनल फ्लैग 22 जुलाई, आपका ये 22 जुलाई 1947 का है। और कॉमनवेल्थ आपका मई 1949। द करेक्ट सीक्वेंस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। लैंग्वेज कमेटी किसके पास थी? इट इज फ्रॉम द मदर सत्यनारायण। यूनियन पावर कमेटी ये आपकी थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास। माइनॉरिटी इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ये दोनों आपकी करेक्ट है। तो हियर राइट आंसर इज बी। Now we will study the questions from your miscellaneous section. There are some questions. And the first question: when was the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe bifurcated into National Commission for Scheduled Caste and Commission for Scheduled Tribe? It is in 2004. ये डेट एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, और इस पे शायद ये क्वेश्चन एलिमिनेट भी किया गया था बाय HCS। लेकिन इसका आंसर एक को है, हम 2004 अगर इन चारों को देखा जाए तो 2004 में ये हुआ था। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? क्योंकि 2019 में ना एक NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुआ था, जो जिसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 102nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब उन्होंने पूछा कि NCSC, तो मतलब HCS, मतलब आप जितना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो उसके आसपास के टॉपिक को जरूर तैयार करें। The next question: among the following language, which has been declared as the classical languages? It is all of the above, the mention given. You have to just straightforward answer. Next question: who appointed the Attorney General of India on 30th June? It is K.K. Venugopal. The next question: consider the following statement regarding the Election Commission of India. It is the chapter given in the NCERT itself, and it is important organization. इसको आपको पूरा तैयार करना चाहिए कि what are the qualifications of the election commissioner and etc. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी, ये गलत है। ये एक्चुअली 3 मेंबर बॉडी है। यूपीएससी ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आप थोड़ा चेक करिएगा। एंड द इलेक्शन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आप अपने
डेली टू डेली अपनी बेसिक नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसमें तो स्टेटमेंट्स कैसे गिवन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द इलेक्शन सिंबल्स फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज। हाँ, ये करती है। जैसे अभी आप काफ़ी न्यूज़ में ना महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे और शिंदे जी के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये इलेक्शन कमीशन देती है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यस। इलेक्शन कमीशन डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल। यस, इट इज ऑल्सो राइट। सो यहाँ पे हमें लेकिन पूछा गया नॉट करेक्ट। द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इनेक्टेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, नहीं, ये राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था। राजीव गांधी जी के टाइम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, इट प्लेस इन द 10th शेड्यूल। हाँ, 10th शेड्यूल के अंदर ये है। एंटी डिफेक्शन वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द 93rd अमेंडमेंट। एक्चुअली 93rd नहीं है, ये 91st है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। लॉ मैंडेट द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव हाउस टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, ये ठीक है। तो आपका यहाँ 2 and 4 आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जी, प्रेसिडेंट को जो वोट कर पाएंगे, ये आपके दो हैं, एनसीटी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इन वीवीपैट के ऊपर क्वेश्चन है। द ईवीएम्स आर फर्स्ट यूज इन द पायलट बसिंग थ्रिसुर असेंबली। नहीं, ये यहाँ पे पैरागुएर असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंसी थी केरला की, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड, ईवीएम्स बाय द दिस कंपनी, यस इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ, ये करेक्ट है। वीवीपैट आर फर्स्ट यूज्ड इन बाय इलेक्शन फॉर द खोसाना असेंबली इलेक्शन, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये नागालैंड में हुआ था, कोक्सेन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वीवीपैट is an additional unit attached to the EVM which permits a slip paper that carries only the serial number and the symbol of the candidate। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है विच वन। आप इसको जब एलिमिनेट करेंगे ना, तो खाली सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है एंड 1, 3 एंड 4 आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे हमें नोट ट्रू पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जिनका पॉलिट साइंस ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट है, आपको जस्ट मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, और जैसे इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पे। ये सारे आर्टिकल्स ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ें, और एक टेबल में मेंशन में भी स्टार्टिंग में जो 7 फीचर चैप्टर है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेंशन भी हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट है कि आपका सी का आपका है 4। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। ठीक। फाइनेंस कमीशन काफ़ी सिंपल है, 280 सबको पता होता है, और ये आपको 2-3 याद करने हैं। ठीक। मेजरली आर्टिकल्स जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इनका आर्टिकल्स आपको कभी नहीं भूलने, क्योंकि ये बेसिक है, सबको आते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवी पर्स के ऊपर है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सर्च करनी है। प्रिवी पर्स की जो ऑब्लिगेशन है ना, वो आपकी 42nd अमेंडमेंट पे नहीं थी, तो ये सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट करेंगे ना, ये 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में थी। अब जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, आंसर बी है। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप देखिए देखिए प्रिवी पर्स पे एक और क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है, और जैसे ही आप ए को 3 के साथ मैच करेंगे ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर ए हो जाता है यहाँ पे। एंड 103 कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंट की है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक, जो कि आपकी रिजर्वेशन पे है। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पंचायती राज। द फर्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनको मैच करना ईयर वाइज से, और ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट इन कमेटीज पे आपको 2 to 3 लाइन्स प्रिपेयर करनी है, जो कि आप पे गिवन है बुक के अंदर, क्योंकि अगली बार इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है। जैसे कि 2021 में पूछा गया कि पंचायती राज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंश्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसने किया, वो एल.एम. सिंघवी जी ने किया था। लेकिन आपको ये तीनों कमेटी भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे एचसीएस पूछता है, आर्टिकल्स देके उनके साथ मैच करना है। द करेक्ट आंसर इज हियर इज डी।
मैच द फॉलोइंग है डायरेक्ट। सो